इस तरीके से आज वोटिंग हुई, उसके बाद कई सवाल हैं। सवाल यह है कि वोटिंग के दौरान जनता के जहन में क्या रहा? क्या वाकई में राजस्थान रहा या फिर राष्ट्रीय नेता रहे? क्या राष्ट्रीय नेताओं के बयानों ने इस चुनाव को पूरे राजस्थान से इतर कर इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की और क्या उसमें वो कामयाब रहे? क्या बीजेपी बिना किसी क्षेत्रीय चेहरे को आगे किए इस चुनाव में मजबूती से लड़ती नजर आई? और क्या कांग्रेस के अंदर की वो कंफ्यूजन कि मुख्यमंत्री गहलोत चेहरे हैं भी और चेहरे नहीं भी हैं, और नहीं है तो कौन है, ये तय नहीं कर पाना, क्या ये रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा या इसमें कांग्रेस उलझती नजर आई? इसके अलावा राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी से इतर कई पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतरती नजर आई, और बसपा जैसी पार्टी जो राजस्थान में हर बार प्रत्याशियों को विधानसभा पहुंचाती है, वो इस बार 180 से ज्यादा कैंडिडेट उतारती नजर आई। आम आदमी पार्टी इसी तरीके से 70-75 से ज्यादा कैंडिडेट उतारती नजर आई। आरएलपी आजाद पार्टी के साथ कैंडिडेट उतारती नजर आई, और इसके अलावा कई पार्टियां हैं जो मैदान में थी। क्या वाकई में वो वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाई? और जो दोनों ही पार्टियों के बागी हैं, जो निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रहे थे, क्या उन निर्दलियों के साथ जनता सिंबल के बिना उनके साथ जुड़ती नजर आई? जो वोटिंग परसेंटेज है उसका आज मतलब क्या निकल रहा है, विश्लेषण क्या हो रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, निमिषा गौड़ प्रवक्ता बीजेपी, योगेंद्र गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एकलव्य सिंह जी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देवेंद्र शास्त्री जी हैं। शुरुआत करते हैं राजकुमार जी आपके साथ। आपको क्या लग रहा है कि जो एक कंफ्यूजन रहा कि भाई मुख्यमंत्री चेहरे हैं भी और चेहरे नहीं भी हैं, और नहीं है तो कौन है ये बता नहीं पा रहे हैं, क्या इस कंफ्यूजन से कांग्रेस प्लस रही या फिर जनमानस तक वो संदेश पहुंच ही नहीं पाया कि अगर हमने वोट दे दिया तो चेहरा कौन होगा? विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, और जब मुख्यमंत्री होते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। तो ये जो चुनाव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ा गया है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं। दोनों ने मिलकर के, बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे, जो और अन्य नेता हैं एआईसीसी के, सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। चाहे वो सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे साहब हो, राहुल जी हो, सचिन पायलट जी हो, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। शानदार चुनाव हुआ है। इसी कंफ्यूजन का तो जिक्र कर रहा था सर, कि आपने एक का नाम लेकर शुरू किया और फिर वो लंबी कतार दे दी कि कंफ्यूजन बना रहे। 200 सीटों पे चुनाव हुआ है विजेंद्र जी, और जब तक मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं लगेंगे तो चुनाव कैसे होगा? मुख्यमंत्री तो अकेले हैं। अच्छा, मुझे एक मिनट, मुझे एक सभा तो बताइए जिसमें किसी भी आपके बड़े नेता ने कह दिया हो कि भाई चुनाव जीत गए तो ये मुख्यमंत्री होंगे। बताइए सर, कांग्रेस पार्टी में बता दीजिए कोई। कांग्रेस पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता है। विधायक चुन के आएंगे, 3 दिसंबर के बाद विधायक दल की बैठक होगी, विधायकों की राय लेके आलाकमान को बता दी जाएगी, और फिर जो आलाकमान निर्णय लेगा वो राजस्थान का 3 दिसंबर के बाद अगला मुख्यमंत्री होगा। मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं था। अभी तो कोई चेहरा नहीं है, केवल अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। अरे सर, फिर तो प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन चुनाव लड़ता है, सरकारी चुनाव नहीं लड़ती। मैंने आपको निवेदन किया ना कि अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और बाकी हमारे वरिष्ठ नेता और मंडल और ब्लॉक सारे मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगा कि शायद चुनाव तक तो चलो चलता है, सब चीज चलती है कि भाई हमें इसका नाम इसलिए लेना है कि इस सीट पर प्रभाव डालना है, हमें इसका नाम इसलिए लेना है क्योंकि उस क्षेत्र में प्रभाव डालना है, लेकिन बाद में एक निष्पक्ष विश्लेषण होना चाहिए। आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस अंतर्द्वंद में फंसी रही कि अगर इनको सीधा कर दिया तो इस बेल्ट में नुकसान हो जाएगा, इनको सीधा कर दिया तो इस बेल्ट में नुकसान हो जाएगा, इसलिए चलिए ठीक है, चेहरा दे भी देते हैं और नहीं भी देते, कंफ्यूजन के बीच में रहते हैं। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भले ही फंसी रही हो, लेकिन जनता के मन में काफ़ी क्लैरिटी रही होगी, खास करके इसलिए जिस तरह के आखिरी 2-3 महीने में जिस तरह के इंस्टेंसेस हुए, जैसे कि आज सुबह ही आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री एक पायलट के रूप में दिखे, एक तेजस फाइटर जेट को उड़ाते हुए, लेकिन राजस्थान की जनता जिस पायलट की उड़ान की उम्मीद कर रही थी
उस पायलट के हेलीकॉप्टर पिछले 2-3 दिन से खराब ही होते रहे। ये आपके मीडिया जगत की प्रकाशित खबरों के अनुसार ही बता रहा हूँ। तो कांग्रेस के मन में हो सकता है कि कोई अंतर्द्वंद हो, लेकिन जनता को मुझे लगता है काफ़ी क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी, तो इसके ये भी बता दीजिए सर, फायदे हुए नुकसान हुए? देखिए, मेरे विचार में इसका नुकसान उन सीटों पे तो आप गारंटीड ही मानिए जहाँ पे कि पिछली बार एक पायलट साहब ने समीकरण बांधा था और पूर्वी राजस्थान की 50 सीटों का जिक्र करें कम से कम, उन पे तो आप गहरा नुकसान मानिए कांग्रेस को, मेरे विचार में। ठीक है, निमिषा गौड़ जी, इस पूरे चुनाव के अंदर सबसे पहले आप यही बताइए कि चेहरा कौन था? देखिए विजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान वासियों को, प्रदेश वासियों को, खम्मा गढ़ी राजस्थान देवतुल्य मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा का सुशासन आने के लिए आपने बढ़ चढ़ के मतदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन मैं करती हूँ। हर भाजपा का कार्यकर्ता दिन रात एक करके कांग्रेस के कुशासन से राजस्थान वासियों को मुक्त करने के लिए ये तो पूरे जुटा चुनाव में हुआ है ना। अब तो सही बताइए ना, चेहरा कौन? चेहरा राजस्थान है, और चेहरा वो है जिसने अपनी गाड़ी कमाई, पेपर लीक किया, बाहर का रास्ता दिखाया। हर व्यक्ति वो चेहरा, और निश्चित तौर पे अब मान के चलेगा विजेंद्र जी, हमारे विधायक और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बिल्कुल तय करेगा, और वही चेहरा होगा जो सबको स्वीकार्य होगा। किसके चेहरे पर लड़ा गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है कमल का फूल, और हम एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है, कोई व्यक्तिवादी है, परिवारवादी है, क्षेत्रवादी है। हम यहाँ पर एक राजनीतिक दल जो माँ भारती की सेवा के लिए कृत संकल्पित है, जिसके लिए राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, उसके कार्यकर्ता हैं। मुझे एक सभा का जिक्र प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार आ रही है। जिंदाबाद के नारे लगे हों या बीजेपी लाओ के नारे लगे हों? जी, कोई एक सभा का जिक्र मुझे कीजिए जिसमें बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगे हों। हर सभा में जयपुर से लेकर के उदयपुर, उदयपुर से लेकर के कोटा तक जितनी भी रैलियां, सभा जितनी भी हुई है, कमल का फूल सर्वोपरि है। और हमारे नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हर व्यक्ति को स्वीकार्य है। गांव ढाणी तक, गांव ढाणी तक नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का देखिए, गांव ढाणी तक योजनाएं पहुंची है, और योजनाओं के साथ में उनका प्रमाण है, वो परिणाम ही हमारा परिणाम है। आप जाइए ना गांव में, आपके रिपोर्टर्स तो गए होंगे विजेंद्र जी, आप घरों में जाइए, देखिए, और देखिए लाभार्थियों के अकाउंट में सीधा लाभ गया, कितने व्यवधान लगाए राज्य सरकार ने। किसान सम्मान निधि गई, उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन गए। ये सिलेंडर करते हुए आए थे महीने भर पहले कि हम देंगे 500 रुपए का, उज्ज्वला गैस पहले से थी, दोनों में एक महीने पहले विजेंद्र जी, एक महीने, 5 साल कहाँ थे आप? और उज्ज्वला योजना, कमाल की बात देखिए, आप देखिए जल जीवन मिशन। जनता के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, 2 महीने 4 महीने पहले तक ये सिलेंडर 900 रुपए का मिला करता था, इधर 500 की घोषणा हुई, मार, उधर सब्सिडी रिलीज और युद्ध दोनों झेल रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम, फिर भी हम मजबूत हैं। पत्र में 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा कर दिया गया। विजेंद्र जी, हम तो भी झेल रहे हैं, युद्ध भी झेल रहे हैं, और कोरोना की मार भी झेल रहे हैं, फिर भी मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, और जो कहते हैं युद्ध अचानक से खत्म हो गया, अचानक से शुरू हो गया है। आप जरा बताइए, आपकी सरकार बनेगी, राजस्थान में अब 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, क्या देश की बाकी जनता गुनहगार है कि उनको नहीं मिलेगा? राजस्थान के अंदर कांग्रेस के कुशासन में त्रस्त राजस्थान के हर व्यक्ति पर 80,000, मैं बेसिक आंसर मैं कह रहा हूं, अगर राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, धैर्य रखा है हमने, 5 साल, बाकी हिस्सों में क्यों नहीं मिलेगा? जी, इतना धैर्य हमने 5 साल रखा है। क्या जनता को फायदा? राजस्थान के हर व्यक्ति पर 80,000 का कर्जा छोड़ के गई है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार 80,000 का कर्जा छोड़ के गई है। अंतर्द्वंद के अंदर खुद को फंसा महसूस करता हूं कि भाई हिमाचल में चुनाव है तो 300 यूनिट फ्री मिलेगी, राजस्थान में 100 यूनिट फ्री है। एक ही सरकार की बात कर रहा हूं सर मैं। स्थिति भी अलग होती है। अगर राजस्थान में चुनाव है, जीत गए तो 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, बाकी जगह 600 रुपए में सिलेंडर है। तो क्या राष्ट्रीय परियोजनाएं भी और एक पार्टी की विचारधारा भी, किस राज्य में चुनाव है, कहां हार चुके हैं, कहां जीत चुके हैं, कहां जीतना है, इस पर निर्भर करेगा कि किसको कैसे फायदा पहुंचाना है।
सब एक नहीं है? जी विजेंद्र, आपका सवाल बहुत जायज़ है और राजनीतिक पार्टियों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जब वो चुनाव में आते हैं तभी उनको ये सस्ता क्यों समझ में आता है। पूरे 4 साल तक जनता त्रस्त रहती है, उस वक्त उनकी दर्द का एहसास नहीं होता। और ये बात केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, ये रिलेवेंट है कांग्रेस के लिए भी, कि वो चुनाव से पहले ही ये घोषणाएं क्यों करते हैं। इनको ये पहले दिन से, अब जो आने वाला रिजल्ट है उसके बाद जो भी सरकार बनेगी, उनको इन सारी सुविधाओं के बारे में फैसला करना है कि पहले दिन से क्या लागू करेंगे। आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि 450 रुपये का सिलेंडर राजस्थान में आपने घोषणा कर दी, आपके इतने स्टेट में राज्य सरकारें, वहाँ वो लोग क्यों 1100 रुपये दे रहे हैं, उनसे क्यों आप वसूली कर रहे हैं? वो इसका मतलब नाजायज़ है वो। और अगर 450 में राजस्थान में दिया जा सकता है तो अदर स्टेट्स में भी दिया जा सकता है। ये सवाल कांग्रेस के लिए भी रिलेवेंट है कि 500 रुपये का सिलेंडर फिर दूसरे स्टेट्स में जहां उनकी सरकारें हैं वहां वो क्यों नहीं दे रहे। तो ये सिंक्रोनाइज करना पूरे कंट्री के अंदर अपने रूलिंग स्टेट्स में और उसके बाद मैनिफेस्टो अनाउंस करना, ये मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए, इस पे कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है। मेरे साथ बाकी पैनल भी जुड़े हैं, लेकिन फिर से निमिषा जी एक और सवाल मेरा है। सरकारें तो जिसकी बनेंगी, जिसकी नहीं बनेंगी वो 3 तारीख को तय हो जाएगा, लेकिन ये बताइए कि अगर बीजेपी की सरकार यहां, आप कह रहे हैं बन रही है, तो मैं कह देता हूं चलिए बन रही है, मान लेते हैं एक बार के लिए, लेकिन अगर नहीं बन रही है, सुनिए ना मैम, सुनिए ना, चलिए मैंने मान लिया, स्वीकार कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी तो वोटिंग खत्म हो गई है। अब मुझे बताइए कि जो 12,000 किसान सम्मान निधि दी जाएगी वो सिर्फ राजस्थान के किसानों को मिलेगी या देश भर के किसानों को मिलेगी? देखिए सर्वप्रथम तो आप ये देखिए राजस्थान के किसान भाइयों की स्थिति क्या है। हर प्रदेश की अपनी परिस्थितियां होती हैं और विकट परिस्थितियों में छोड़ के जाने वाली कांग्रेस से त्रस्त हमारे किसान भाई, मैं पूछ रहा हूं भाई, किसान भाई आप सीधा आंसर तो सुनिए। राजस्थान के लिए जी राजस्थान की परिस्थितियां, पंजाब की, हरियाणा की, निश्चित तौर पर राजस्थान का मैनिफेस्टो, तो राजस्थान की बात करूंगी ना मैं आपसे। देखिए आप विजेंद्र जी पूरा उत्तर तो सुनिए। किसानों के लिए, राजस्थान 19,000 किसान भाइयों की जमीन जो राष्ट्रव्यापी योजना है, इतने किसान भाइयों ने आत्महत्या की है। किसी भी कोने का कोई किसान है उसको सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपए मिल रहे हैं सालाना। आपके सवाल नंबर की वजह से छूट गया था योगेंद्र जी। सवाल ये था दरअसल कि भाई 12,000 रुपए सम्मान निधि किसानों को देने की बात की गई, राजस्थान का जिक्र कर रहा हूं मैं, सिर्फ 12,000 ही कह रहा हूं मैं। दूसरा 450 रुपए में उज्ज्वला के अंतर्गत जो है लाभार्थी उनको सिलेंडर देने की बात की गई। अब उज्ज्वला भी राष्ट्रीय योजना है और किसान सम्मान निधि भी राष्ट्रीय योजना है। क्या वाकई में चुनाव के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, बांटा जा सकता है वोटों के लिए? दुख की बात यह है विजेंद्र जी इसके अंदर कि तमाम केंद्र की घोषणाएं राज्य स्तर पर करने की घोषणा देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री जो पूरे देश को एक मानते हैं, जिनके लिए प्रांत के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई कहते हैं फ़र्क नहीं है। अगर वो फ़र्क नहीं था तो अच्छा होता अगर वो यहाँ कहते कि पूरा देश मेरा है और मैं सारे देश में सब वासियों को 450 के अंदर सिलेंडर उपलब्ध करवाऊंगा। बेहतर होता वो राजस्थान के पेट्रोल डीजल की प्राइस की बात करने के बजाय अगर वो देश के पेट्रोल प्राइस की बात करते, डीजल की बात करते और उसको सस्ता करने की बात करते। दरअसल ये पहली बार इस चुनाव में देखा। आज बहस करने का दिन नहीं है, वोटिंग हो चुकी है, किसको कितना। सर दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, कह रहे हैं ओपीएस को लेकर कानून लाएंगे। मैं समझना चाह रहा हूं तो फिर ओपीएस लागू कैसे था राजस्थान में अगर कानून ही नहीं था तो? दूसरा है कि कह रहे हैं कि हम 7 गारंटी दे रहे हैं। भाई गारंटी कैसे दे सकते हैं आप? गारंटियों की घोषणा तो कर सकते हैं, गारंटी कैसे दे रहे हैं मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। हाईकोर्ट में जब पूछा कहा गया तो कि नहीं, हमारे पास तो इसका वित्तीय अभी कोई प्रबंधन है ही नहीं, हम तो घोषणा कर रहे हैं। नहीं, आपका कहना सही है। हमने तो लगातार इस बात को उठाया है कि अंतिम कुछ महीनों या 1 साल के पहले जो कुछ आप ला रहे हैं वो आपको 4 साल पहले लाना चाहिए था। और अगर किसी भी व्यक्ति यानी मुख्यमंत्री के मन में अगर राजस्थान की जनता के लिए सुशासन की कल्पना थी तो पहले दिन से शुरू होती है और 4 साल खत्म होने के बाद नहीं होती है। इस बात को लगातार आपके चैनल पे हमने कहा है बात। तो हमने शुरू से कहा है कि राजस्थान में जो स्थिति है वो दोनों दलों की देन है, वो कांग्रेस की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। और इसीलिए हमें देखिए, हमने बार बार जनता से कहा है कि जो तीसरा दल है उसको स्थिति में लेके आना चाहिए ताकि वो दोनों दलों की नाक में नकेल डाल सके। और जो वादे कर रहे हैं
वो उन वादों पर उनको खरा उतरने के लिए ठीक है एकलव्य जी, तो ये बता दीजिए भाई, एक मिनट में एकलव्य जी ये बता दीजिए भाई, तीसरे दल के तौर पर कई पार्टियां राजस्थान में नजर आई हैं, एक प्रश्न मेरा भी, परिणाम में कहीं नजर आएंगी? एक प्रश्न मेरा भी विजेंद्र जी, मेरे पास बहुत कम वक्त है, सवाल मेरे ही रहेंगे मैम, जवाब आप मन करके दीजिए, सवाल मेरे ही रहेंगे। एकलव्य जी आपको दिखेगा इंडी गठबंधन, चिंता मत करिए, एक मिनट लोकसभा चुनाव। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था मेरा विजेंद्र जी। अभी जैसे आपने दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता से बड़ा ही सीधा सवाल किया कि भाई आप दोनों के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है जी, तो मेरे ख्याल से आपको वो जवाब तो नहीं मिला जो आप चाह रहे थे। लेकिन इसमें एक बीजेपी को जो बाय डिफॉल्ट जो बेनिफिट हो गया ना, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। क्या था कि बीजेपी में कांग्रेस की तरफ क्या हो रहा था कि गहलोत जी के मतलब आप कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो दूसरा सबसे बड़ा फेस है वो सचिन पायलट जी हैं, इसमें जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये जो दोनों मेन कंटेंडर्स थे मुख्यमंत्री के, जिनके फेस पे एक तरह से चुनाव लड़ रही थी और या उसके बारे में जनता सोच रही थी, वो आपस में लड़ रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी में क्या हो रहा था कि क्योंकि वहाँ पे कमल के चिन्ह पे लोग ये कहते हैं, लेकिन बेसिकली जो मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा था, वहाँ पे कोई भी बीजेपी का नेता मोदी जी से तो कंपटीशन कर नहीं सकता। तो वहां पे क्या था, सेंटिमेंट की चुनाव तो लड़ना ही है, क्या पता किसका नंबर लग लेकिन जाए। सर मैं तो आज ये समझना चाह रहा हूं भाई, जनता ने मतदान दे दिया है, मैं समझना चाह रहा हूं किन आधारों पर दिया होगा। क्या वाकई में जनता ये मानकर चल चुकी है कि भाई अगर बीजेपी को वोट किया है तो हम प्रधानमंत्री मोदी को वोट करें, हमें इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि हम मुख्यमंत्री कौन होंगे, हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता कि कौन विधायक होंगे, प्रधानमंत्री मोदी वहां होने चाहिए, राजस्थान में सब चंगा होगा? सर मैं मानता हूं कि जनता चुनाव आने के काफ़ी पहले अपने जहन में मुद्दे क्रिएट कर लेती है। ज़्यादातर मुद्दे जनता के बीच से ही आती हैं जी। पार्टियां आके या कोई बड़ा नेता आके उनको हवा ज़रूर दे सकता है और उससे माहौल को, जिसे हम कहते हैं कि उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो मेन मुद्दे मुझे लगता है जो हम पिछले काफ़ी समय से सुनते रहे यहाँ पे, वही हैं। अब आप ये मत कहिएगा बिजली पानी सड़क ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे नहीं होंगे। मैं वो मुद्दे कह ही नहीं रहा सर, पर तो बहिष्कार शुरू हो गया है वोटों का। सर मैंने पहले भी कहा, अगर आप देखेंगे तो आप राष्ट्रवाद की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा सर, मैं दोनों तरफ के मुद्दों की आपसे बात कर लेता हूं। अगर वर्तमान सरकार के विरुद्ध के मुद्दों की बातें करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बातें हुई वो बेसिकली हुई भ्रष्टाचार के बारे में, उसके अलावा पेपर लीक स्कैंडल के बारे में, उसके अलावा आपके महिला अत्याचार के बारे में, और एक हद तक सरकार की नीतियों की वजह से ही तुष्टीकरण के बारे में। दूसरी तरफ की अगर आप बात करेंगे तो एक कहा जा सकता है कि चिरंजीवी योजना की बहुत बात हुई उनके पक्ष में, और उसमें भी कांग्रेस जरूर ये क्लेम कर सकती है कि ये उनके लिए एक लहर थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक संजीवनी बन सकती थी। ठीक है देवेंद्र जी, मुझे दोनों ही तरफ से जरा बताइए, अगर किसी मतदाता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, अगर कांग्रेस को वोट दिया होगा तो क्या सोचकर दिया होगा, किन योजनाओं के आधार पर, किनसे प्रभावित होकर, और बीजेपी में अगर वोट दिया होगा तो किस वजह से दिया होगा? देखो विजेंद्र, कांग्रेस ने तो जो टेस्टेड फार्मूले हैं उनको इस्तेमाल किया है। उन्होंने जनता को वो सारी सुविधाएं देने की घोषणा कर दी जिनके लिए कुछ पार्टियां पहले से उनका एडवांटेज ले चुकी हैं, और कांग्रेस कर्नाटक में उसके फायदे उठा चुकी है। उन्हीं चीजों को इन्होंने यहाँ रिपीट किया है। आप ये कह रहे हैं मैक्सिमम मुफ्त की चीजें दीजिए, जनता को सोशल सिक्योरिटी दीजिए। जनता को जब आप सोशल सिक्योरिटी वाले इश्यूज पे आप टच करते हैं तो उसका फायदा महसूस बीजेपी का बताइए सर। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी सरकार में नहीं थी यहाँ पर राजस्थान में, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई इनसे किसी तरह की आशा की जा सकती है। एक जो दिखाया गया, मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के एंगल से प्रधानमंत्री के चेहरे को जो बनाया गया, ये टारगेट कुछ और है। ये स्टेट को जीतने का टारगेट ये है कि सेंटर में जब 2024 के चुनाव होंगे तब नरेंद्र मोदी एक बड़े फेस के तौर पे अभी से लॉन्च हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि एक रिस्की गेम भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। उनका कोई चेहरा नहीं है, नरेंद्र मोदी चेहरा हैं। अगर वो सक्सेस होते हैं तो मैं कह रहा हूं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी सक्सेस है। और अगर ये रिस्क है, हार गए
हार गई भारतीय जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी के इमेज को बहुत भारी डेंट लगने वाला है और 2024 के परिणामों को प्रभावित करेगा। लेकिन ये भी तो मैं समझता हूं कि वो विश्लेषण हुआ हो कि भाई जो कर्नाटक और बाकी राज्यों में हार की वजह से जो डेंट लगा है उस डेंट को पेंट करने के लिए राजस्थान काम आ जाए, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये भी है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह की कैंपेनिंग राजस्थान में की है, उनको ये कॉन्फिडेंस है कि उसके आधार पे राजस्थान में वो सरकार बदल सकते हैं। निमिषा गौड़ जी, भाई घोषणा पत्र जारी किया सर, बस एक छोटा सा इंटरप्शन बोलिए। इसमें एक थोड़ा सा हमें मतलब एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें हिस्टोरिकली डेटा भी देखना चाहिए। पिछली बार 2018 में भाजपा तीनों ही राज्य हारी थी, उससे प्रधानमंत्री जी की इमेज डेंट नहीं हुई थी, पहले से भी बड़ा मैंडेट लेके आए थे। सर क्योंकि जनता को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे स्टेट में कौन चाहिए और मुझे सेंटर में कौन चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा था कि जनता समझदार। ठीक है निमिषा गौड़ जी, मैम घोषणा पत्र के आधार पर या जो घोषणा पत्र में घोषणाएं की गई हैं, आपको लग रहा है उसकी वजह से वोट मिले होंगे? देखिए, विश्वास है, राजस्थान की जनता को विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। उस विश्वास के आधार पर और कांग्रेस के कुशासन के विरोध में रोष था, प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा आ रही है और मतदाता घर से बाहर निकला है। और घोषणा पत्र, संकल्प पत्र तो राजस्थान वासियों का ही है। आप आकांक्षा पेटी पर चुनाव लड़ा गया, निश्चित तौर पर वो राजस्थान वासियों ने बनाया था। आकांक्षा पेटी, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इतने माध्यम से हमने उनसे सुझाव मांगे। उन लाखों सुझावों को एकत्र करके संकल्प पत्र को जनता के लिए, जनता द्वारा संकल्प पत्र 2023 भारतीय जनता पार्टी का है और इसी आधार पे हम जीत रहे हैं। उस पूरे घोषणा पत्र के 5 बड़े बुलेट पॉइंट्स बताइए जो सीधे जनता के जहन में घुस गए। देखिए, स्पष्ट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हमारे किसान भाइयों की किसान सम्मान निधि मिलेगी उनको। मतलब हमारे किसान, देखिए अब पूरा तो होने दीजिए, बहुत आसान बोल रही हूँ मैं, जिनकी जमीन कुर्क हो गई है, मुआवजा नीति बनेगी, आय दोगुनी हो जाएगी। निश्चित तौर पर मुआवजा नीति बनेगी। उनकी जो जमीनें कुर्क हो गई हैं, हमारे राजस्थान को पर्यटन क्षेत्र के अंदर 2000 करोड़ रुपए से डेवलप्ड किया जाएगा, क्षेत्रीय स्तर पे बढ़ावा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ राजस्थान के अंदर लखपति दीदी, लाडो प्रोत्साहन जैसी जो महिलाओं को सशक्त के लिए योजनाएं लाई जाएगी और एंटी रोमियो और महिला डेस्क हर जिले में, महिला थाने, मैंने लगभग सभी भाषण को सुना है। मैंने योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा, राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक के भाषणों को पूरा सुना है, क्योंकि स्टूडियो में ही रहते थे सर जब वो बोल रहे होते थे। मैंने जितना आपने गिनाए ना मैम, इनमें से मैं 2-3 की तो बात कर लेता हूं कि जैसे 450 रुपए में सिलेंडर, हालांकि वो भी किसी ने कहा, किसी ने इसलिए नहीं कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कंपैरिजन हो जाए। इसके अलावा किसानों को 12,000 की योजना का जिक्र जरूर किया गया। उसके अलावा तो मैम सिर्फ कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस सरकार में वो किया, अपने घोषणा पत्र का ज्यादा प्रचार प्रसार किया नहीं गया। 2014 से लेकर के 2023 तक का जो सफर है, भाजपा बढ़त की और इसीलिए है, कहती है वो ही करती है जी। मोदी जी की जो गारंटी है वही उनकी वारंटी है और ये जनता का विश्वास है, इसीलिए राजस्थान में बढ़ चढ़ करके मतदान हुआ। आप तो हाँ योगेंद्र जी, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए भाई। हो गई मैम, मेरे पास राजस्थान में सुशासन आ रहा है, 3 दिसंबर को दीपावली मनाएगा राजस्थान। देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से झूठ बोला राजस्थान में, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। आप जवाब दीजिएगा, मुझे बोलने तो दीजिए। अरे मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। क्या फर्क पड़ेगा बताइए ना। अरे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने दीजिए। एंकर का काम है, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, बट डिसाइड कीजिए। ये आप भारतीय जनता, ये भाजपा के प्रवक्ताओं बड़ी ये खराबी है। छोड़िए ना, बात कहिए। अब देखिए, अरे मैडम बात तो सुनिए, अब बात तो सुन लीजिए। इन्होंने कहा राजस्थान में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है। निमिषा जी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, एमपी में आपकी सरकार है, भोपाल में पेट्रोल डीजल की क्या रेट है? कितना बड़ा झूठ बोला इन्होंने, देखिए आप। अब बताइए मुझे, भोपाल में क्या रेट बता दीजिए मुझे आप। अरे सर छोड़िए ना, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। भोपाल में, अरे आपके राज्य में 108 रुपए से ऊपर पेट्रोल है और 93 रुपए से डीजल है। आप राजस्थान में गिना रहे, भोपाल में नहीं गिना रहे। पहले भोपाल में सस्ता कीजिए आप लोग, भोपाल में सस्ता कीजिए ना। आपके राज्य में सस्ता कर देते हैं, ये बदला रहे। इस तरीके से झूठ बोला जाता है। निमिषा मैम 1 मिनट, योगेंद्र जी अच्छा मुझे झूठ ऐसे बोला जाता है। सुनिए तो सही, एक ही लाइन में बताइएगा, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो किस वजह से है?
देखो, अगर दिल्ली की सारी चीजों पर बहस करना चाहते हैं मैं तैयार हूं। मैं एक ही चीज पर फिर सीधा सवाल चाह रहा हूं, बताइए ना। जो शिक्षा का पॉल्यूशन हटाए उस पर बात आपको करनी पड़ेगी। अरे सर, कहां जो हेल्थ का पॉल्यूशन हटाए उस पर आपको बात करनी पड़ेगी। इस वक्त जो दम घुटने वाला पॉल्यूशन है वो किस वजह से है? मैं आपको कह रहा हूं ना, जहां तक पॉल्यूशन का सवाल है, दिल्ली का पॉल्यूशन पूरे दिल्ली के हाथ में नहीं है, उसके सराउंडिंग हरियाणा भी है, उसके पास में यूपी भी है, याद रखिएगा आप। लेकिन उस पर बहस नहीं करें, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं आपकी रिपोर्ट बता रहा हूं। अब इस रिपोर्ट को लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। कहा गया कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन इसलिए है कि रात को जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, वो जो जलाकर आंच और उसमें सेकते हैं खुद को गर्मी पैदा कराने के लिए, उसकी वजह से AQI 600 पहुंच गया, उसकी वजह से AQI 700 पहुंच गया। ये आपके ही नेता के बयान है सर, बहुत सारी रिपोर्ट्स है ना। जो 10 साल पहले तक पंजाब को कोसते थे, कहते थे पंजाब ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, और ये सब पार्टियों का हाल है। आप दूसरों को कोसेंगे, आपके अंदर भी उतना ही है। मैंने ये कहा कि पेट्रोल डीजल की रेट भोपाल में क्या, जरा उसको कम कर देते, फिर राजस्थान में कम कर देते। गारंटियों के आधार पर चुनाव को लड़ा गया है कांग्रेस की तरफ से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। ठीक है, 7 गारंटियों की घोषणा भी उसमें शामिल कर लें सर। अब एक चीज में पेच फंसा भाई, पहले कहा गया कि हमने OPS लागू कर दिया राजस्थान में, कहा सर झूठ तो नहीं है। अब आप कह रहे हैं OPS को लेकर हम कानून लेकर आएंगे, तो बिना कानून के सरकार प्रशासनिक स्तर पर कुछ भी लागू कैसे कर सकती है? मुझे बस ये समझाइए। विजेंद्र जी, हमने OPS लागू की, OPS लागू करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने देखा अगर किसी ने बस हमारी सरकार नहीं आती तो भारतीय जनता पार्टी OPS को हटा नहीं देगी, इसलिए हमने। अरे राजकुमार जी, मैं ये पूछ रहा हूँ अपनी हार को, आप ये बताइए, वित्तीय मामला है या नहीं OPS? एक मिनट मैम, वित्तीय मामला है या नहीं OPS? वित्तीय मामला है ना। बिना विधानसभा में विधेयक को पारित हुए, बिना कानून बने कोई वित्तीय प्रावधान सरकार कर सकती है? विजेंद्र, इसकी जरूरत नहीं, कानून की जरूरत नहीं है। सरकार चाहे तो OPS दे सकती है सीधे, क्योंकि जो तो फिर कानून क्यों लाया जा रहा है? नहीं, कानून तो इसलिए कि आगे उनको एश्योर करने के लिए कि हम कानून ही बना देते हैं ताकि कोई इसको जल्दी से बदल नहीं सके। हालांकि कानून भी बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आएगी कानून नहीं बदल सकती, लेकिन यह है कि उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि कानून बदले तो दूसरा कानून लेके आए, तब उसको हटाए। तो ये एक एश्योरेंस एक शाह बानो 70 साल की महिला जब अपने लिए बोलने आई थी, OPS कानून है ना, कानून की बात करें तो शाह बानो कानून की बात लेकर आई थी, संसद के अंदर आपने पलट दिया, उसको एक राशि ना मिल पाए, बच्चों को ना पाल पाए, तो आप संसद में लाकर के उस कानून को पलट दिया। ट्रिपल तलाक। OPS की बात कर रहे थे, मैं उस पर आपको बताना चाह रहा था कि OPS में अगर उसको कानून बनाने की बात करी जा रही है तो जनता, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से जनता आज समझदार है, वो उन इंडिपेंडेंट एजेंसीज की रिपोर्ट्स में बिलीव करेगी जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो कहती है कि राजस्थान में पिछले चुनाव के दौरान जब 2 लाख का कर्जा था, जो आज 6 लाख करोड़ का कर्जा है, तो अगर इस स्कीम को लाया गया तो राजस्थान का दिवालिया निकलना निश्चित है। मेरे हिसाब से जनता चलिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई मैं ला रहा हूं, मैं लागू करूंगा, मेरी जादूगरी है, मैं पैसा ले आऊंगा कहीं से। शुक्रिया तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। हमने दरअसल ये खंगालने की कोशिश की कि भाई आपने वोट डाला है, आपका मताधिकार है, आपका गोपनीय अधिकार है, आप रिवील करें या ना करें, लेकिन किन आधारों पे आपने किसी को चुना होगा, बस हम इतना समझना चाह रहे थे। नमस्कार।